आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या मतलब है इसका? यानी कि हम किसी मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। कि हम क्या हम एडिशन कर सकते हैं, क्या कुछ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर कुछ इंटरचेंज कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट रूल ये है कि द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स। आप चाहें तो किसी भी दो रो या दो कॉलम को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, ये आपके सामने है। मैंने R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया। इसका मतलब होता है कि R1 इंटरचेंज विद R2। इस साइन का मतलब होता है यानी कि जो R2 थी वो R1 के प्लेस पर आ जाएगी, और जो R1 है वो R2 के प्लेस पर आ जाएगी। इसी तरह से सेम ऑपरेशन हम चाहे तो कॉलम में भी लगा सकते हैं। देखिए आप, C1 इंटरचेंज विद C2, यानी कि देखिए यहाँ पर जो C2 था वो कहाँ आ गया, C1 के प्लेस पर आ गया। जो C1 था वो कहाँ गया, C2 के प्लेस पर आ गया। ठीक है, आगे देखिए। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो एलिमेंट। यानी कि अगर आप चाहें तो किसी मैट्रिक्स के रो या कॉलम में किसी भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो ये मैट्रिक्स है, मैंने R1 में 7 से मल्टीप्लाई करना चाहा तो सिर्फ R1 में क्या हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, 7 2 14, 7 3 21। तो इस तरह से हम कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर आप चाहें तो किसी मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और उसको किसी रो या कॉलम से आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। याद रखना, रो सिर्फ रो के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी, और कॉलम के साथ ही रो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि रो को कॉलम में ऐड कर दें, ऐसा नॉट पॉसिबल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है कि एक मैट्रिक्स ली, R2 लिया, R2 में एक ऑपरेशन लगाया, इसको बोलते हैं R2 टाइम्स टू R2 माइनस 2R1। यानी कि पहले R1 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसको R2 में से माइनस कर दूंगा। तो देखिए आप, जब 2 को R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए, जब R1 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो -1 -4 कितना, -5। और याद रखना, जिसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं, जिस रो या कॉलम में ऑपरेशन लगाते हैं, सिर्फ उसी के एलिमेंट्स चेंज होते हैं, बाकी किसी के एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं, वो एज इट इज रहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो इसका मतलब उसके एलिमेंट एज इट इज ही रहने वाले हैं, उनमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप चाहें किसी रो और कॉलम को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना तो भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने R1 को क्या किया, ऐड करना चाहा, R1 प्लस R2, तो आप इसको ऐड कर सकते हो। कॉलम को ऐड करना चाहा, देखिए इन दोनों कॉलम को मैंने क्या करना चाहा, ऐड करना चाहा, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग इनवर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। इन्वर्टिबल का क्या मतलब है, ये कह रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी को दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर की हैं, तो वो आपस में इन्वर्टिबल होंगी अगर ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई हो जाए, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो तब उस केस में हम बोलेंगे कि बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए, या फिर ए इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी। गॉट इट, इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई है, तो ए इक्वल टू कितना होगा, बी इनवर्स होगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ए इज द इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर इसमें ध्यान रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए बी का अगर इनवर्स करते हैं तो वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको आगे काम में आने वाली है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डाउट्स ले लेते हैं बच्चों के। जैसे लास्ट क्लास में बच्चे का डाउट है क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 3.3 का। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या गिवन है, कह रहा है कि ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो प्रूफ बताना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करते हैं, ये देखिए आप। देखो
अगर ए और बी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए डैश इक्वल टू ए हो गया और बी डैश इक्वल टू बी हो गया। अब मैंने मान लिया पी इक्वल टू ए बी माइनस बी है, इसका दोनों तरफ क्या कर लो, ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज जब लोगे तो पी डैश इक्वल टू ए बी माइनस बी ए होल डैश हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कि ए प्लस बी का होल डैश कितना होता है, ए डैश प्लस बी डैश होता है, तो इसका मतलब ए बी डैश माइनस बी डैश हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी का डैश कितना होता है, बी डैश इंटू ए डैश, बताया हुआ है आपको। यहाँ पर ए डैश इंटू बी डैश हो जाएगा, ठीक है। और बच्चे बी डैश इक्वल टू कितना है, बी है, तो बी, और ए डैश इक्वल टू कितना है, ए है, माइनस ए डैश इक्वल टू ए है, बी डैश इक्वल टू बी है, ठीक है। इसका मतलब बी ए माइनस ए बी आ गया, ठीक है बच्चे। अभी अगर मैं सारे में से माइनस कॉमन कर लूं तो कितना होगा, ए बी माइनस बी हो जाएगा। ये क्या है, पी डैश बराबर। अब ये ए बी माइनस बी ए किसके बराबर है, ए बी माइनस बी ए पी के बराबर है, तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ पी डैश इक्वल टू माइनस पी। तो ये किसकी कंडीशन आ गई, ये कंडीशन होती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप समझ में आया होगा। पहले ए डैश इक्वल टू ए है, बी डैश इक्वल टू बी है, तो मैंने इसको पी मान लिया। पी मानने के बाद में दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया, उसके बाद इसको सोल्व कर दिया। कैसे सोल्व किया, दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया तो ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश हो गया, तो कितना हो जाएगा, बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। बी डैश इक्वल टू कितना है, बी है, और ए डैश इक्वल टू कितना है, ए है, तो उसको फिर मैंने सोल्व कर दिया, ठीक है।